अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। पाकिस्तान में 10 नवंबर 2024 इतवार का दिन जो है उसे ख़त्म हुए हुए कई घंटे जो है वो बीत चुके हैं। मेरा प्लान ये था कि मैं आज अपने किंडल के ऊपर बैठ के कुछ किताबें वगैरह पढ़ूंगा, बहुत सी रीडिंग करूंगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और वीलॉग जो है वो मैं नहीं करूंगा। फिर मैंने एक तस्वीर देखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड, आई थिंक बिलाल साहब हैं जिन्होंने वो मेरे बारे में बनाई, जो मैंने ट्वीट भी किया है। उसमें मुझे खासा स्कॉलरली करके उन्होंने दिखाया और मुझे उसके बाद मुझे ख्याल आया कि उस तस्वीर को इस्तेमाल करके मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है उसे डिस्कस करूंगा एक वीलॉग में, कि किस तरह से जो एआई है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह दुनिया की शक्ल को और दुनिया के तमाम निज़ाम को और उसकी सियासत को तब्दील कर देगी। और वो तमाम इकाइयाँ, एंटिटीज़, कॉर्पोरेट एंटिटीज़, कंपनीज़, बिजनेसेस, रियासतें और ग्रुप और शख्स जो है जो अपने अपने काम के अंदर एआई को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वो किस तरह से पीछे रह जाएंगे। जिस तरह से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आ गया 19वीं सदी में, तो बाकी तमाम जो नॉन यूरोपियन, गैर यूरोपीय ममालिक थे या कौमें थीं, वो उनको यूरोपियंस ने उन्हें कैद कर लिया, उन्हें ग़ुलाम बना लिया। तो मैं उसके हवाले से बात करना चाहता था कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं। लेकिन साथ साथ चूँकि मैं चीज़ें देख भी रहा था, तो फिर मैंने डॉक्टर शहबाज गिल का एक मैंने वीलॉग देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीलॉग था, जिसमें उन्होंने बात की कि कैसे CNN की एक स्टोरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौज जो है वो बगावत भी कर सकती है। अमरीकी फ़ौज में और पेंटागन में बड़ी नाराज़गी पाई जाती है और वाकई इसमें CNN में बहुत डिटेल से ये स्टोरी छपी। और उसके बाद देखा देखी अमेरिका के बहुत से और ज़राए अबलाग में भी पेंटागन के अंदर होने वाली ये जो डिस्कशंस हैं अमेरिका के वजारत दिफा के अंदर, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस किस्म के अहकामात देते हैं तो हमें उन्हें मानना होगा या नहीं मानना होगा और उनको रेजिस्ट करने का हमें क्या तरीका होगा, ऐसी डिस्कशन हुई है। और ख़ुद डॉक्टर शहबाज गिल ने भी टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जो उन्होंने 5, 6, 7, 8 मिनट उसकी डिस्कशन की, मेरा ख्याल है 8-10 मिनट डिस्कशन की, तो उसमें ज़्यादा ही की बल्कि, तो उसमें उन्होंने शहबाज गिल ने आखिर में इस उम्मीद का इजहार किया कि अमेरिका की फ़ौज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से रेजिस्ट जो है वो नहीं कर सकेगी। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ लोग खड़े हैं और अगर ऐसी कोई रेजिस्ट करने की कोशिश की तो अमेरिका के लोग जो है वो सड़कों के ऊपर निकल आएंगे, बिकॉज अमेरिका जो है वो पाकिस्तान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकेगा। तमाम जब मैंने उनका वो वीलॉग देखा डॉक्टर शहबाज गिल साहब का, जिनके साथ मेरी अक्सर बातचीत भी होती रहती है, बट आई हैव सेवरल पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स विद हिम ऑन दिस इशू, और मैंने फिर वो सारी स्टोरीज भी देखी, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं थोड़ी सी इसकी क्लैरिफिकेशन दे दूं, बिकॉज फ़ौज का जो इदारा है दुनिया भर में कहीं पर भी, उसको पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत बड़ी तादाद में लोग, अमेरिका में नहीं, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिकन जो पाकिस्तानी है, ख़ास करके जो यहाँ पे कम से कम 5-10 साल से रह रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग फ़ौज को एक ख़ास नज़र से देखते हैं, ख़ास लेंस से देखते हैं। तो उनके जहन में इस तरह से आता है कि जैसे अमरीकी फ़ौज भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ कोई बगावत कर सकती है या ओवर पावर कर सकती है या उसको रेजिस्ट कर सकती है। और मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस किस्म का कोई इम्कान जो है 1% भी यहाँ पर नहीं पाया जाता और उसकी कुछ बड़ी बुनियादी किस्म की वजूहात हैं। लेकिन पहले हमें ये देखना चाहिए कि असल में इशू है क्या, जिसकी बहस पेंटागन के अंदर हुई है, जो है फ़ौज के अंदर जो डिस्कशन फ़ौज की तो हुई नहीं है, एक्चुअली महकमा जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के टॉप के लेवल के ऊपर पेंटागन में जो डिस्कशन हुई है और जिसको CNN ने कोट किया है और ज़्यादा प्ले भी किया है उसके साथ CNN ने। ज़ाहिर है कि CNN और प्रो डेमोक्रेटिक लीनिंग जो मीडिया है, चूँकि वो डोनाल्ड ट्रंप से शदीद नफरत करते हैं, खार खाते हैं, चूँकि उनका जो एक वर्ल्ड व्यू है और डोनाल्ड ट्रंप का जो वर्ल्ड व्यू है, ना सिर्फ अमेरिका की अंदरून सियासत डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बल्कि दुनिया भर के हवाले से उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो ज़ाहिर है उससे ज़्यादा फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है इन बिटवीन द लाइन्स वो है क्या? बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये कह रहे हैं थ्रू आउट द प्रेजिडेंशियल कैंपेन, और पिछले एक हफ्ते में उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दे के ये कहा है कि वो अमेरिका की आर्मी को अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका की सड़कों पे या अमेरिका के बॉर्डर्स पे बहुत फोर्सफुली इस्तेमाल करेंगे। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे? मैक्सिको कनाडा से लड़ने के लिए नहीं,
बल्कि जो इलीगल इमिग्रेशन अमेरिका के अंदर हो रही है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि डेमोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन थी प्रेसिडेंट बाइडेन की, उसने अमेरिका का बॉर्डर मैक्सिको का इस तरह से खुला छोड़ दिया, जो इतनी बड़ी एक मिसमैनेजमेंट थी कि एक एक दिन में, मैं देख रहा था कि दिसंबर 2000 मेरा ख्याल है 22 में या 23 में मैंने एक फिगर देखी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, कि एक दिन के अंदर 22,000 लोगों ने इलीगली तौर पे बगैर डॉक्यूमेंटेशन के मेक्सिको के बॉर्डर से अमेरिका के अंदर क्रॉसिंग किया। और ये लोग जब अमेरिका के अंदर आ जाते हैं तो फिर उनको आप बाहर निकाल नहीं सकते, और अब वो अमेरिका के तमाम शहरों में इलीगल इमिग्रेंट्स, और ये तकरीबन 160 ममालिक के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके हवाले से मसलसल दुहाई दे रहे हैं, रिपब्लिकन भी दुहाई दे रहे हैं, और भी बहुत से लोग जो है वो दुहाई दे रहे हैं। फिर ऊपर से न्यूयॉर्क के मेयर जो थे, उन्होंने कह दिया कि हम इनको पनाह देंगे। तो अमेरिका के बहुत से शहरों के अंदर ना सिर्फ ये कि इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, बल्कि उनको पनाह देने के लिए उनका खर्चा भी जो है वो किया जा रहा है। और ये जो 160 ममालिक हैं, इसमें बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी भी हैं, इसमें पाकिस्तानी बड़े कम है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया के लोग हैं, लातीनी अमेरिका के लोग हैं, और इसमें हिंदुस्तानी भी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन ये है कि ये एक इन्वेजन है, ये एक कब्जा हो रहा है अमेरिका के ऊपर। अच्छा, ये जो लफ्ज़ इन्वेजन भी है, ये भी कोई बहुत तारीख के अतबार से गलत नहीं है। माजी में जब भी कहीं बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेशन होती है, तो एक तरह से माइग्रेंट जो है जब नकल मकानी करके आते हैं किसी मुल्क में, तो वो उस मुल्क की तहजीब, उसके कल्चर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी पॉइंट बिल्कुल सही है। डेमोक्रेट्स ने ये बहुत बड़ा एक यबड़ी मारी, एक बहुत बड़ा उनका ब्लंडर उन्होंने किया है, जिसकी नतीजे में, और ये लीगल इमिग्रेशन की बात नहीं हो रही जो किसी लीगल प्रोसेस से पढ़ने के लिए आए हैं या ग्रीन कार्ड के जरिए आए हैं या उनको स्पॉन्सर किया गया है। ये खुल्लम खुल्ला वो लोग हैं जो बगैर किसी कागज़ के उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है, ख़तरा लिया है, और गिरते पड़ते अमेरिका के अंदर दाखिल हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है मैं नेशनल गार्ड्स इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं इनके खिलाफ फ़ौज भी इस्तेमाल कर सकता हूं। अच्छा, बात इधर तक ही उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि चूंकि ये पूरे अमेरिका के शहरों में फैले हुए हैं, न्यूयॉर्क में, मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर हैं, तो इनको निकालने के लिए, इनको ज़बरदस्ती अमेरिका से डिपोर्ट करने के लिए मैं अफवाज अमेरिका की, अमेरिकन मिलिट्री और आर्मी को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन वर्ड्स के आर्मी के अंदर जो स्ट्रक्चरल पावर है, जो कैपेसिटी है लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की, आर्मी के पास हज़ारों हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके पास जहाज़ हैं, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, जो नेशनल गार्ड्स के पास नहीं है। वैसे अमेरिका की नेशनल गार्ड भी एक पूरी फ़ौज ही है, उसके पास भी बहुत कुछ है। अक्सर ममालिक की फ़ौज से ज़्यादा तो अमेरिका की नेशनल गार्ड ही ज़्यादा वेल इक्विप्ड है। लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें की। ये वो बातें हैं जिससे अमेरिका की पॉलिटिकल क्लास के अंदर और अमेरिका की जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनके अंदर एक खौफ व हरास पाया जाता है। वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि वक्री किस्म का है, उसका जहन ही अजीबोगरीब किस्म का है, ये इस किस्म की चीज़ जो है कहीं करना ना शुरू कर दे। तो इसकी जो रिएक्शन हो रहा है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन में, वो उस रिएक्शन और रद्द अमल से यकसर मुख्तलिफ है जिस अंदाज में पाकिस्तान में इसको परसीव किया जा सकता है। पाकिस्तान में फ़ौज को देखा जाता है कि फ़ौज एक ऐसा ताकतवर इदारा है जिसके पास टैंक, तोप, हथियार हैं, और वो किसी भी वक्त एक सिविलियन गवर्नमेंट के सिस्टम को ओवर पावर कर सकता है। अमेरिका में और ये कि फ़ौज का मूड ख़राब हो गया तो फ़ौज पता नहीं क्या कर सकती है। अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल मुसलमा असूल है, जिसको फ़ौज खुद पूरी तरह से फॉलो करती है रिलीजियसली, वो ये कि फ़ौज का अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर, अमेरिका की डोमेस्टिक सरजमीन के अंदर और अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर्स को सेटल करने में बिटवीन डिफरेंट फैक्शन, यानी रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की पॉलिसी डिसएग्रीमेंट के दरमियान में, या किसी भी पार्टी की पॉलिसी डिसएग्रीमेंट में, लेफ्ट और राइट के झगड़े के अंदर, ये लेबर मूवमेंट को कुचलने के लिए अमेरिका की फ़ौज को आप इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अमेरिका की फ़ौज एक पॉलिटिकल एनिमल है। आपको याद है कि जब एक जनरल जो थे, उन्होंने, इसे कहते हैं अफगानिस्तान में रोलिंग स्टोन को, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने अमेरिका की उस वक्त की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ अल्फाज कह दिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बड़ी इनेप्ट है, तो उनको बुलाया गया और उनको फौरी तौर पे खड़े खड़े समरली तौर पे उनको वहाँ से डिसमिस कर दिया गया। इसी तरह जनरल पैट्रियस जो थे, बहुत ही सेलिब्रेटेड अमेरिकन जनरल थे, एक पूरी कमांड को हेड करते रहे, और अमेरिका की जो इराक की कमांड थी, मिडिल ईस्ट की कमांड थी, सेंटकॉम पता नहीं किसको हेड करते रहे, और उसके बाद वो CIA के डायरेक्टर थे। जब अपनी गर्लफ्रेंड, जो बहुत ही खूबसूरत थी वैसे, उसके साथ उन्होंने अपने नोट्स शेयर की, डायरी शेयर की, तो जब वो बात आउट हुई तो कैसे खड़े खड़े जनरल पैट्रियस जो है उनको ओबामा ने ही उनको फारिग कर दिया था। तो अमेरिका के अंदर असल बुनियादी प्रिंसिपल है वो ये है कि फ़ौज का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, अमेरिका की सरजमीन के अंदर जो है उसका किसी किस्म का कोई काम नहीं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं फ़ौज को यूज़ करूंगा फॉर समथिंग विच इज़ प्योरली पॉलिटिकल, ये उनका पॉलिटिकल आइडियल है, ये अमेरिका की रियासत का, ये अमेरिका की पॉलिटिकल क्लास का कंसेंसस नहीं है अमेरिका की सियासत का, कि आप फ़ौज को इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को डिपोर्ट करने के लिए, या आप इलीगल
इलीगल बॉर्डर से जो एंट्री हो रही है उसके लिए आप अमेरिका की फ़ौज को इस्तेमाल करेंगे। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ कहते हैं तो वो एक अपनी पॉलिटिक्स को, अपने पॉलिटिकल विजन को इम्पोज करना चाहते हैं और उसको इम्पोज करने के लिए वो फौज की मदद हासिल करना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर बड़ी सख्त रेजिस्टेंस है और इसी हवाले से अच्छा सेकेंडली जब उन्होंने कह दिया कि मैं रीशफल कर दूंगा बहुत बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेसी को और उन्होंने इशारा किया नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री में, वहाँ पे खौफ ये पाया जाता है कि अमेरिका की जो इंतज़ामिया है उसमें प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स में अपनी एक पॉलिटिकल टीम तो लेकर आता ही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ट्रेजरी, पेंटागन, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, CIA, उसके टॉप पे जितने भी ऑफिसर्स आते हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं और प्रेसिडेंट उनको लेकर आता है। जब एक नया प्रेसिडेंट आता है तो वो उनमें से 99.99% लोगों को फारिग कर देता है और वो अपनी टीम लेके आता है जो सैकड़ों लोगों की होती है। ये कोई 10, 12, 15 लोग नहीं होते, ये 300, 500, 600, 700, 1000 तक लोग होते हैं जिनको वो इंडक्ट करता है और उसके बाद भी जिसको वो चाहे उसके लिए जॉब क्रिएट करता है। लेकिन जो रेगुलर सिविल सर्वेंट हैं, जो रेगुलर आर्मी के लोग हैं, जो एक लेवल पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, प्रेसिडेंट उनकी रीशफल्स जो हैं वो नहीं कर सकता, बिकॉज ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये रवायती तौर पे जो है ये एक पॉलिटिकल समझी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी भी बातें की हैं कि वो जो है एक नॉन पॉलिटिकल जो क्लास है सिविल सर्वेंट्स की, ये ब्यूरोक्रेट्स की, उनको भी रीशफल कर सकते हैं। उनके रीजंस खैर पॉलिटिकल नहीं है, उनके रीजंस एफिशिएंसी के हैं, कॉम्पिटेंस के हैं। तो इस हवाले से भी डिस्कशन हुई है कि अगर वो ऐसे करेंगे तो उसका क्या करना होगा। तो करना ये नहीं होगा कि बंदूकें और टैंक लेके सड़कों पे आना होगा, करना ये होगा कि आपको लीगल उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ये बैटल कोर्ट्स में होगी, ये बैटल कांग्रेस के अंदर होगी, ये बैटल सेनेट में होगी, ये बैटल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होगी, ये डिफरेंट किस्म की असेंबलीज जो हैं उनके अंदर ये बैटल होगी। तो ये मैं चाहता था कि इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अच्छा, एक दो मैं चीज़ें और इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप तो खैर बहुत पॉपुलर है, मतलब इस हद तक डॉक्टर शहबाज गिल बिल्कुल सही कहते हैं कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ एक बहुत ही मैसिव प्रोपेगेंडा किया गया है थ्रू डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड प्रेस, क्योंकि जितना भी प्रेस है वो डेमोक्रेटिक लीनिंग है, जितना भी इन्फ्लुएंशियल प्रेस है। आप बरतानिया से जो पब्लिकेशन इकोनॉमिस्ट छपती है वो अब बरतानिया की पब्लिकेशन तो रही ही नहीं, वो अब खालिस्तान एक अमेरिकन मैगजीन बन चुका हुआ है। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, LA टाइम्स है, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक लीनिंग है, बिकॉज जितनी भी इंटेलेक्चुअल क्लास है अमेरिका की, जो इंतहाई पढ़ी लिखी क्लास है, वो सारी की सारी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है और कम पढ़े लिखे लोग बाय एंड लार्ज डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। तो ये चूँकि इसको प्रेजेंट उन्होंने इस तरह से कर दिया है, तो चूँकि ये सारी क्लास जो है ये एंटी ट्रंप है, ये इसको प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप की कोई ज़ाती पॉलिटिक्स इस किस्म की है। पॉलिटिक्स उसकी ज़रूर है, लेकिन ये उस तरह से उसकी ज़ाती पॉलिटिक्स नहीं है जिसमें वो फ़ौज को इस्तेमाल या पोलिटिसाइज़ करना चाहता है, जिस तरह से तरक्की पजीर पाकिस्तान की तरह के ममालिक में होता है। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने थ्रू आउट 90s से ये कोशिश की कि फ़ौज के अंदर जो स्ट्रक्चरल पावर है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल पावर है, मैं उसको कैप्चर कर लूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का चीफ लगाऊँ, अपनी मर्ज़ी के जनरल लगाऊँ, उनको ऊपर नीचे करूँ, ताकि फ़ौज जिस तरह से पुलिस की ताकत है, जिस तरह पंजाब पुलिस की एक ताकत है और जो जिसकी एक रेपुटेशन ख़राब हो चुकी भी है, तो लोग पंजाब पुलिस आज गाली बन चुकी है। तो नवाज शरीफ साहब की कोशिश ये थी कि मैं फ़ौज के अंदर जो प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट और ताकत है उसको मैं अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करूँ, ताकि मेरा ख़ानदान तहद्दे क़यामत जो है, मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे और फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे जो हैं वो तहद्दे क़यामत पाकिस्तान पे हुकूमत करें। और उनका फार्मूला ये था कि अगर हम फ़ौज अपनी बना लें, और उन्होंने देखा ये कि मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, जिस तरह मुत्तहिदा अरब इमारात हैं, कतर हैं, वहाँ पर शाही ख़ानदान बैठे हैं, फ़ौज उनकी अपनी होती है, फ़ौज का चीफ भी अपना होता है, उसका साला भी अपना होता है, उसका सेकंड भी अपना होता है, थर्ड इन भी अपना होता है। तो नवाज शरीफ साहब का वो मॉडल था और उस पर अच्छा, अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर लोग अगर उसको स्टेट ना भी कर सकें तो उनको पता है कि ये एक मॉडल जो है वो एग्जिस्ट करता है। अमेरिका में इस किस्म का कोई मॉडल सिरे से एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका की पूरी जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब एक दो मैं कमेंट्स और करूं तो मैं बात को ख़त्म करूं। यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है, शदीद किस्म की। देखिए, अमेरिका की फ़ौज एक कॉलोनियल फ़ौज नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो फ़ौज है ये एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, जिसे अंग्रेज़ों ने लोकल पॉपुलेशन को दबा के रखने के लिए, सप्रेस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए बनाया था। इसीलिए इनकी छावनियाँ दूर रखी गई, इनकी ईथॉस दूर खड़ी की गई, इनकी रेजिमेंट्स इस किस्म की बनाई गई कि रेजिमेंटल झंडे के साथ उन्हें प्यार है और वो रेजिमेंटल झंडे के साथ उनकी शनाख्त और आइडेंटिटी है। इंडिया की आर्मी का मुझे नहीं पता क्या कन्फिग्रेशन है, लेकिन बहुत महीने पहले हम सब लोग जो हैं, जहाँ डॉक्टर शहबाज गिल भी थे और जहाँ पर हैदर मेहदी साहब भी थे, अलाबामा में हमें डॉक्टर्स और फिजिशियंस के ग्रुप में बुलाया था एक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के लिए। तो वहाँ पर इनफैक्ट आई मस्ट से कि डॉक्टर अहद
मेरा ख्याल है उसके मेन ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बहुत बेहतर उसकी मैनेजमेंट की। वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी डिस्कशंस होती रही। तो एक डॉक्टर साहब जो साइकाइट्रिस्ट हैं, उनके घर के ऊपर जब एक डिस्कशन हो रही थी तो हैदर मेहदी साहब ने वहाँ पर एक एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसके अंदर जो यूनिट खड़ी की अंग्रेज़ों ने, उसको उसके झंडे के साथ उसकी आइडेंटिटी शनाख्त दी, उसकी कौमी शनाख्ती नहीं है। जो रेजिमेंट और यूनिट है उसकी एक ऑल पाकिस्तान आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अमेरिकन फौज जो है वो स्टार्स एंड स्ट्राइप के गिर्द खड़ी हुई है। ये अमेरिकन फौज जो है ये एंटी कॉलोनियल फौज है, ये वो फौज है और ये वो ट्रेडिशन है जिसने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जिस फौज ने जंग लड़ी, ये वो जंग है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने, ये वो फौज है। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान ने जो फौज इनहेरिट की वो बुनियादी तौर पे एक ए पॉलिटिकल एनिमल था जिसको खड़ा किया गया लोगों के खिलाफ। हिंदुस्तान में चूंकि पॉलिटिक्स कांग्रेस की बहुत रोबस्ट थी, इसलिए उन्होंने उसको पॉलिटिक्स से अलग रखा और आहिस्ता आहिस्ता उसको एक नेशनल इंस्टीट्यूशन में बदल दिया। पाकिस्तान में ऑन दी अदर हैंड फौज जो है वो कभी भी हिंदुस्तान की तरह एक नेशनल इंस्टीट्यूशन ना बन सकी और अमेरिका की फौज से उसकी केमिस्ट्री बड़ी डिफरेंट है। वहाँ फौज एक अपनी तीर पर एक पॉलिटिकल एनिमल ऐसा बन गई है जिसके अंदर नेशनल आइडेंटिटी अमेरिकन फौज की तरह की नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, उसकी अपनी एक शनाख्त और आइडेंटिटी है कि हम फौज हैं। एक मैं चंद दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई हिंदुस्तानी आर्मी ऑफिसर जो है उन्होंने किसी हिंदुस्तानी व्लॉगर को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जब वो पता नहीं अमेरिका में किसी ट्रेनिंग में थे तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि जब वहाँ पे इंट्रोडक्शन किया, इंडियन ऑफिसर्स अपना इंट्रोडक्शन करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हैं कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब, तो इंडियन कर्नल बहुत ही वुड से आई एम फ्रॉम इंडिया। तो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स जो है वो ये नहीं कहते आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वो कहते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। छोटी सी बात है, आई एम श्योर कि जिन कर्नल साहिबान ने ये बोला होगा, ये बोलते हैं वो बरतानिया में कहीं पर भी फ्रांस में, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या है। लेकिन इसकी इंप्लीकेशंस ये है कि उनकी पहली शनाख्त जो है उनको ये दिया गया है रेजिमेंट से, ये पीएमए से, कि उनकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान आर्मी बन चुकी है। उनकी फर्स्ट आइडेंटिटी पाकिस्तान नहीं है। बजाय इसके कि वो ये कहें कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सर, वो ये कहते हैं फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। तो हालांकि ये बिल्कुल अनकॉन्शियस है, उन्होंने सोचा बनी। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ फिर मैं बात ख़त्म कर देता हूँ। मैं चंद दिन पहले मैं गया, मैं सिर्फ एक वीलॉग करने के लिए मैं स्पेशली गया गेटिसबर्ग में। गेटिसबर्ग वाशिंगटन से 2 घंटे दूर एक छोटा सा टाउन है जिसकी तारीखी अहमियत ये है कि बहुत ही पिक्चरस टाउन है, लेकिन उसकी तारीखी अहमियत ये है कि वहाँ पर अमेरिका की जो सिविल वॉर है 19th सेंचुरी की, जो 1861 से 1865 तक लड़ी गई, जिसमें एक तरफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे, दूसरी तरफ कॉन्फेडरेट फोर्सेस थी, वो जो जंग लड़ी गई उसका एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल ग्राउंड जो है वो गेटिसबर्ग है। आप में से जो भी लोग पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और नहीं गए गेटिसबर्ग में, आपको 1-1.5 दिन वहाँ ज़रूर गुजारना चाहिए। वैसे तो वो इतनी तारीखी जगह है और वहाँ इतना अच्छा एक म्यूज़ियम है और इतनी कुछ है कि वहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम 2-3 दिन तो होने चाहिए। मैंने 1.5 दिन वहाँ पे गुजारा। अच्छा, जब मैंने वहाँ 1.5 दिन गुजारा तो वहाँ पर उन्होंने इसे कहते हैं एक ट्रेल क्रिएट किया हुआ है कई मील लंबा, जिसमें आप पैदल भी चल सकते हैं, गाड़ी में भी चल सकते हैं, जिसको ऑटो ट्रेल कहते हैं। और उस ऑटो ट्रेल में 16 मकामात ऐसे हैं जहाँ इंपॉर्टेंट बैटल्स के मोनूमेंट्स भी हैं, उसकी यादगारें भी हैं। और फिर आपको एक ऐप मिलती है, जब हर पॉइंट पे आप पहुँचते हैं तो उस ऐप से आप सुन सकते हैं 15-20 मिनट कि इस मुकाम पे जो बैटल हुई थी उसकी क्या अहमियत थी। तो जब मैं वो ऐप सुन रहा था गाड़ी में और खड़े होकर मुख्तलिफ जगहों पे, तो इसे कहते हैं एक मुकाम पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो कन्फेडरेट फोर्सेस थी, जो सदर्न फोर्सेस थी, जिन्होंने 11 स्टेट्स ने एक कॉन्फेडरेसी बना रखी थी। ध्यान कीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के 2 टुकड़े हो चुके हुए थे उस वक्त 1861 में, और जो कन्फेडरेसी थी सदर्न फोर्सेस की, उसमें वर्जीनिया भी था, उसके अंदर टेक्सास भी था, उसमें लुजियाना भी था, उसमें और भी बहुत सी स्टेट थी। 11 स्टेट्स जो हैं वो रेबल कर चुकी थी। और उन 11 स्टेट्स के पास एक ऐसा वो जो पहले जंग शुरू हुई 1861 से 1862, 2.5 साल जंग हुई, उसमें जो कन्फेडरेट फोर्सेस थी, हालांकि उनके रिसोर्सेज कम थे, उनके पास पॉपुलेशन कम थी, लेकिन वो जो कन्फेडरेट फोर्सेस थी उन्होंने मुसलसल वर्जीनिया के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस थी, जो नॉर्दर्न फोर्सेस थी, या जिनको यूनियन फोर्सेस कहते हैं, जिसको आर्मी ऑफ पोटामेक कहते हैं, उसको उन्होंने रिपीटेडली शिकस्त दी। बिकॉज उनका जो सुप्रीम कमांडर जनरल था, जनरल रॉबर्ट ली जो है, वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था। तो जनरल रॉबर्ट ली जो है, एक ऐसी स्टेज आती है कि जनरल रॉबर्ट ली ये फैसला करता है कि मुझे अब वर्जीनिया से निकल के, उससे पहले पूरे 2 साल स्टेट ऑफ वर्जीनिया में ही लड़ाई होती है। ये मैं भी पाकिस्तान पे आता हूँ आपको बताने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको हिस्टोरियन ये बताता है कि जनरल ली जो है वो ये डिसाइड करता है 1863 के शुरू में
कि मुझे पेंसिल्वेनिया के ऊपर हमला आवर होना चाहिए और मुझे वॉशिंगटन की तरफ मार्च करना चाहिए, क्योंकि मैं शिकस्त तो दे रहा हूं आर्मी ऑफ पोटोमैक को, नॉर्दर्न फोर्सेस को, लेकिन इसका कोई डिसाइसिव हल नहीं निकल रहा और हम कन्फेडरेसी की लेजिटिमेसी हासिल नहीं कर पा रहे। कन्फेडरेसी ने कभी नहीं सोचा था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की पावर को डिफीट कर सकेंगे। नॉर्दर्न, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स ज़्यादा थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्रियलाइज था, साउथ बाय एंड लार्ज एग्रीकल्चर था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक डिसाइसिव डिफीट अगर वॉशिंगटन के करीब पेंसिल्वेनिया की स्टेट के अंदर मैं गेटिसबर्ग के पॉइंट के ऊपर या इसके आगे पीछे कहीं पर मैं यूनियन फोर्सेस को देता हूं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसके नतीजे ये निकलेगा कि 1864 के अंदर जो इलेक्शन होना है, 1865 में जो इलेक्शन होना है, उस इलेक्शन में नॉर्थ के लोग जिनको नुकसान होगा और जो ह्यूमिलिएट हो चुके होंगे, दिल बर्दाश्ता होंगे, वो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये बात आप सुनते हैं, आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं ये सुने, उनके ज़हन में अगला क्वेश्चन ही ने पैदा करे, ठाक करके मेरे माइंड में उठा कि सिविल वॉर हो रही है, 11 स्टेट्स जो हैं वो रेबल कर चुकी हैं, लाखों लोग मर चुके हैं। ये अमेरिकन लाइफ की, अमेरिकन जो पॉलिटिकल लाइफ है पिछले 250 बरस की अमेरिका की स्टेट की, उसकी सबसे ज़्यादा तारीख चैप्टर है। उन 4 बरस में तकरीबन 250,000 लोग जो हैं वो मारे गए, मतलब इतने लोग हलाक हुए। तो ये ब्लडीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। ये कितना ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट है इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने 4 मिलियन सोल्जर्स को भेजा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए, और उसमें से 4 लाख लोग जो हैं उनकी डेथ्स हुई हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन 19th सेंचुरी के सिविल कॉन्फ्लिक्ट में 250,000 अमेरिकन बेसिकली डाइड। तो इतना ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, 11 रियासतें जो हैं वो रेबल कर चुकी हैं, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं है कि मार्शल लॉ लग सकता है। किसी ने ये सोचा नहीं है, आर्मी तो लड़ रही है। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है ना कि फौज को कराची के लिए इन्वॉल्व कर लेंगे। मैं नवाज शरीफ साहब की टीम के साथ कराची गया तो रास्ते में टॉप सिविल सर्वेंट कहने लगे खतरा ये है कि कराची में फौज को बुलाएंगे, चीज़ों को मैनेज करने के लिए रेंजर्स को इन्वॉल्व करेंगे, पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे। वहाँ ये खौफ पाया जाता है। तो यहाँ पर 11 रियासतें रेबल कर चुकी हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, ब्लड बाथ हो रहा है वॉशिंगटन के करीब। वॉशिंगटन से कितना दूर है वर्जीनिया? पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी नाप सकती है, 2 घंटा दूर है वॉशिंगटन से वर्जीनिया। तो वर्जीनिया के अंदर मसलसल लड़ाई हो रही है वॉशिंगटन के सर्वाइवल के लिए, पेंसिल्वेनिया में लड़ाई हो रही है, लेकिन किसी जनरल को की ख्याल नहीं आया। और जनरल बदल रहा है, प्रेसिडेंट जाता है, जनरल्स को फायर कर देता है, उनको चेंज कर देता है, लेकिन किसी जनरल के जहन में ये बात नहीं आई कि हम भी जनाब जूलियस सीजर की तरह फौज लेके जाएं, रिवर पोटोमैक को क्रॉस करें और जाके वॉशिंगटन के ऊपर कब्जा कर लें। तो अमेरिका की केमिस्ट्री जो है पॉलिटिकल, वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों की केमिस्ट्री से बिल्कुल जो है मुख्तलिफ है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के हवाले से बहुत से इशूज़ हैं, मैं बाद में कुछ घंटों के बाद उसके हवाले से बात करूंगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।